तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो हमारा इस सैम्पल पेपर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियोस देख लिया होगा। तो अब आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी मीडियम में करा रहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे 2-2 नंबर वाले होंगे, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। तो ये जो है ये हमारा इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में करा रहा था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेट मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं आपको इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमें रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। तो हमसे इसमें पूछा है कि के किस मान के लिए ये जो रैखिक समीकरण का युग्म है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें जैसा कि पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका क्या कंडीशन होता है हमारा, ये होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो हमारे दोनों समीकरण है तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a1 का मान क्या होता है, ये देखिए x का गुणांक, तो ये a1 का मान हो जाएगा के। इसके अलावा जो a2 है इसका मान क्या होगा, इस दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक यानी कि 12। फिर अब हमारा b1 का मान क्या होगा, ये y का गुणांक यानी कि 3। और जो c1 है तो c1 का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट में k-3। इसी तरह से जो b2 है तो b2 का मान हमारा ये k हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का k। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है इसमें हम सबका मान रख देते हैं और c1/c2 में भी। तो देखिए सबसे पहले a1 का मान है हमारा k बटे में a2 का मान है 12 इक्वल्स टू b1 का मान 3 बटे में b2 का मान कितना है k इक्वल्स टू c1 का मान है माइनस k-3 अपॉन c2 का मान माइनस का k। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा है k/12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k और k स्क्वायर हो जाएगा, 12×3 = 36। ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर k बचेगा तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हमारा एक बार प्लस का 6 होगा और एक बार माइनस का, यानी कि k की वैल्यू हमारा प्लस में 6 और माइनस में 6 आ रहा है। ठीक है, अब प्लस का 6 होगा k की वैल्यू या फिर माइनस का 6 होगा, इसको कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को ले लेंगे, यानी कि 3 अपॉन k इक्वल्स टू ये k-3 अपॉन
के, इसको ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। के का 3 में गुणा करेंगे तो 3k हो जाएगा। के का सबसे पहले के में गुणा होगा तो के स्क्वायर, माइनस 3 का के में गुणा -3k। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये के स्क्वायर -3k उतारेंगे, इस 3k को उधर ले जाएंगे, माइनस का 3k होगा, बराबर के दूसरी तरफ क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से ये के स्क्वायर -3k माइनस का 6k हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि देखिए के स्क्वायर -6k, दोनों में से हम के कॉमन लेंगे तो इसमें के और इसमें माइनस का 6 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ से हम इस के बराबर में एक बार 0 लिख देंगे और के -6 के बराबर में भी 0 लिख देंगे, तो के बराबर 0 हो गया और ये के -6 बराबर 0, यानी कि के बराबर 6। तो यहाँ से देखिए इस के की वैल्यू 0, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारा ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू +6 -6 था और यहाँ पर के की वैल्यू 6 है। तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है हमारा, यानी कि एक जैसा दोनों में क्या है, 6 है प्लस वाला, तो इसीलिए हमारा जो के की वैल्यू है वो हमारा 6 हो जाएगा प्लस का, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम में है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी मीडियम में। तो हमसे क्या बोला है, आकृति हमें ये देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 का ये हमारा आकृति है और क्वेश्चन देखिए ये रहा। आकृति में, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि 2 पार्ट हमें दिया है। पहले में हमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE को समरूप दिखाना है और दूसरे में त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC को समरूप दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले वाले को कर लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE। तो त्रिभुज ABD यानी कि ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो इसे, और त्रिभुज C और B और E यानी कि ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, बहुत ही इजी है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ये ABD, और ये त्रिभुज जो है हमारा त्रिभुज CBE, दोनों में ये देखिए कोण B जो है ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा ये हमें एक चीज दिख गया दोनों ही त्रिभुज में। इसके अलावा दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये त्रिभुज ABD है, इसमें यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज CBE में ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इसीलिए एंगल प्रॉपर्टी से जो है हमारा, यानी कि एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं हम। त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE है। तो मैंने आपको समझा तो दिया ये, अब यहाँ पर हमें लिख देना है सिर्फ। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में सबसे पहले ये कोण B जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कोण B बराबर, कोण B हो जाएगा, रीजन लिखेंगे कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। अब इसके अलावा दूसरा चीज क्या है कि त्रिभुज ABD में, यानी कि ABD में ये वाला जो कोण है यानी कि कोण ADB, तो ये किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज CBE में इस वाले कोण के बराबर, यानी कि कोण CEB के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण ADB जो है ये हमारा बराबर है कोण CEB के।
और ये किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो अब इसमें हमने एंगल और एंगल ये बराबर दिखाया है, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर हम कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हमारा जो त्रिभुज ए बी डी है ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज सी बी ई के, और यही हमें जो है फर्स्ट वाले में सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमें त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज पीडीसी यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरा है त्रिभुज बीईसी यानी कि बीईसी यानी कि ये वाला। तो इन दोनों को भी हम बड़े ही आसानी से समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखिए त्रिभुज पीडीसी में ये कोण सी आ रहा है, और त्रिभुज ये बीईसी में भी ये वाला कोण आ रहा है, तो कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इसके अलावा त्रिभुज पीडीसी में ये वाला कोण पीडीसी यानी कि ये कोण 90 डिग्री है, और त्रिभुज बीईसी में ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दूसरा हमें ये कोण मिल गया और ये कोण मिल गया, तो दोनों में एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में। तो सबसे पहले हमारा कोण सी बराबर कोण सी है, दोनों में रीजन कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ, और दूसरा चीज कि इसमें हमारा कोण पीडीसी और इसमें कोण बीईसी बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो इसमें भी हमारा एंगल एंगल समरूपता कसौटी लग रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा कि जो त्रिभुज पीडीसी है ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज बीईसी के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें देखिए हमें और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि अथवा में भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो एग्जाम में इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, अगर डाउट है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। तो क्या बोला हुआ है, आकृति में यानी कि जो हमारा ये आकृति है तो इसमें क्या है हमारा कि डीई समांतर एसी है, यानी कि ये डीई और ये एसी हमें समांतर दिया हुआ है, और डीएफ समांतर एई है यानी कि डीएफ और एई हमें समांतर दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि बीएफ बटे एफई बराबर बीई बटे ईसी है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, चलिए इसको भी अब हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो इसमें हमारे मेनली दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए ये डीई और एसी समांतर हैं, तो जो ये हमारा डीई और ये एसी है ये दोनों हमारे इस त्रिभुज ए बी सी में आ रहे हैं, और दूसरा डीएफ समांतर एई है, तो जो ये हमारा डीएफ है और ये एई है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं यानी कि त्रिभुज ए बी ई में। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या है हमारा कि जो ये हमें दिया हुआ है डीएफ समांतर एई, तो इसको लिखेंगे। यहाँ पर इसका रीजन भी लिख देते हैं हम, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए त्रिभुज ए बी ई में अगर हमारा डीएफ समांतर है एई के, तो आपको पता होगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा बीपीटी, है ना, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये आपने पढ़ा होगा बीपीटी। इसके अनुसार क्या होता है हमारा कि किसी भी एक त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाती है जो कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है,
तो जो हमारा अन्य दो भुजाएं होती हैं उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाती है जो कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, तो अन्य दो भुजाओं में जो हमारा भुजाओं का अनुपात होता है वो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी ई, तो त्रिभुज ए बी ई ये रहा। तो इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि डी एफ और ए ई समांतर है। तो डी एफ ये रहा और ए ई ये रहा। तो इस ए ई के समांतर हमें ये डी एफ दिया हुआ है। तो इसीलिए जो हमारा ये त्रिभुज ए बी ई है, इसमें इस वाली भुजा के समांतर ये रेखा है। तो बाकी की ये वाली और ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं, ये इन दोनों को ये डीएफ जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो इसीलिए इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा इतना बी एफ और बटे में ये इतना एफ ई किसके बराबर होगा, इस बी डी और बटे में डी ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि हमारा जो है बी एफ बटे में एफ ई किसके बराबर होगा, बी डी बटे में डी ए के बराबर। इसका रीजन भी हम लिख देंगे बी पी टी द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से ये जो हमें दिया हुआ है इसका अब हम यूज करेंगे, डीई समांतर एसी दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डीई और एसी इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी हमारा जो डीई है ये समांतर दिया हुआ है एसी के, रीजन लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में इस वाली भुजा के समांतर ये वाली रेखा हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए ये जो रेखा है इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसीलिए जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, यानी कि बी ई बटे में ई सी बराबर होगा बी डी बटे में डी ए के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बी ई बटे में ई सी बराबर बी डी बटे में डी ए, और इसका भी रीजन सेम होगा बी पी टी द्वारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो अब बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारा, देखिए इसमें भी बी डी बटे डी ए है, 2 में भी बी डी बटे डी ए है। तो इसीलिए ये जो बी एफ बटे में एफ ई है ये बराबर होगा इसके, यानी कि बी ई बटे में ई सी के। तो यही हमें सिद्ध करना था और ये हमने कर दिया। ये आप देख सकते हो बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो इस तरह से ये हो गया हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। क्या बोला गया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका हम सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें बोला है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, जिन 2 वृत्तों का एक ही केंद्र होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों ही वृत्त का केंद्र है जो कि O है। तो हमें बोला है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसकी एक जीवा हमें इस तरह से खींचनी है जो कि
छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो, तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये देखिए, ये बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा हो गई और इस छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब हम इसका नाम देते हैं ये ए बी हमने नाम दे दिया इस जीवा की। और यहाँ से देखिए, ये ओ से लेकर ये यहाँ तक हमने ये क्या खींचा है, इसका नाम देते हैं सी। तो ये ओ सी इस छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर ए तक ये इस बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें इस ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये जो ओ सी है ये हमारा लंब है, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये हमारी लंब होती है इस वृत्त की स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये समकोण बनेगा। अब ये हमारा जो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ सी, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये कर्ण हो गया, इसको लंब मान लेते हैं। तो अब हम इस AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज क्या है हमारा AOC। तो त्रिभुज AOC में क्या होगा हमारा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि AO का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AO 5 सेंटीमीटर है, AO का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 बराबर OC 3 सेंटीमीटर है, तो OC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC का स्क्वायर। ये 9 इधर जाएगा तो 25 में से 9 माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा। इधर AC का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो AC का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी AC ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें AC का मान पता चल चुका है, लेकिन हमें AB का मान बताना है। तो देखिए, हमें जैसे कि पता है, आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा हुआ है कि जो हमारा वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाती है, यानी कि किसी भी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो OC है AB को समद्विभाजित करेगा, तो इसीलिए AC जो है ये हमारा आधा हो जाएगा पूरे AB का। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AB हमारा जो है ये होगा ट्वाइस ऑफ AC, यानी AC का दुगुना। तो यहाँ से 2 इंटू AC का मान 4 आया है, तो इसीलिए AB का मान हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का मान हमसे पूछा गया था, ये हमने बता दिया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 23 का। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। अब इसे देखिए हिंदी मीडियम में। तो हमसे बोला है कि हमें कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ है कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और हमें इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखिए एक हमारा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। ठीक है, बटे में यहाँ पर भी a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमें जैसा कि पता है, हमारा एक आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना।
तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए बाकी का यहाँ पर कर लेते हैं। ये पूरा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा में, बटे में क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1, ये इधर जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इस पूरे का यानी कि इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, हमें जैसे कि पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो इसीलिए उसका अपोजिट यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कोट थीटा होगा। तो इसीलिए ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है इसकी जगह पर हम कोट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोट थीटा और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए कोट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा कोट थीटा की वैल्यू 7/8। तो कोट थीटा की जगह पे 7/8 लिखेंगे और ये स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसे देखिए हिंदी मीडियम में। तो क्या बोला है हमें क्वेश्चन नंबर 25 में, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जैसे देखिए चतुर्थांश क्या होता है आपको पता होगा, जैसे ये हमारा एक पूरा वृत्त है, तो चतुर्थांश जो होता है वो एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त यानी इस पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो इसी को हम चतुर्थांश बोलेंगे। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे इसका परिमाप पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे यानी कि 14, ये भी जोड़ देंगे यानी कि ये भी हमारा 14 है, और इसको जोड़ देंगे। तो ये दोनों तो हमें पता है, लेकिन ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसे ध्यान से समझना। देखिए ये पूरा जो है ये हमारा वृत्त की परिधि जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये पूरा हमारा 2πr होता है, तो ये जो इतना है ये इस पूरे का 1/4 है यानी कि चौथा हिस्सा है, इसीलिए इसमें हम 1/4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको समझ में आ गया, ये हमारा जो है इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम यहाँ पर बड़े ही आसानी से चतुर्थांश का जो परिमाप है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है यानी कि 2 त्रिज्या हैं, तो इसीलिए 2r और इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला यानी कि 2πr × 1/4। अब यहाँ से देखिए ये 2 × r यानी कि त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस में ये 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r की वैल्यू 14 × 1/4। अब यहाँ से ये सबसे पहले 7 एकम 7, 7 दूना 14 कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, और ये 2 के पारे से एक बार में और ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, ये 14 दूना 28 प्लस 11 दूना 22, तो 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा जो चतुर्थांश है उसका परिमाप, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा, हमसे क्या बोला है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हमसे बोला है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा वो वृत्त है जिसका हमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा त्रिज्या है इस वृत्त की, ठीक है। तो हमसे बोला है आगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमारा किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि मान लीजिए कि एक हमारा ये वाला वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है। तो ये वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और एक और जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उनका जो योग होगा वो हमारा इस बड़े वाला यानी ये वाला जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको आगे। सबसे पहले हम जो ये वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1, और ये वाला जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल को मान लेते हैं A2, इसके क्षेत्रफल को A3, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R3, ठीक है। तो अब हमारा हम कैसे कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं कि जो ये वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल यानी कि A1 किसके बराबर होगा, इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल और इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि A2 प्लस A3 के बराबर। अब देखिए A1 यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका R हमने R1 माना है तो R1 लिखेंगे, बराबर ये जो A2 है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर प्लस A3 यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसमें से और इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा R2 का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा R3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले ये पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर है तो R1 हमें नहीं पता, इसको उतार देंगे। R2 का स्क्वायर, तो R2 जो है ये हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे 576 होता है, प्लस R3 का स्क्वायर, R3 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 9 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 का 2, 5 और 1 हासिल 6, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया और इधर बच गया R1। तो देखिए अब यहाँ से हमारा R1 का मान क्या आएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। तो इसीलिए R1 का मान हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमसे ये जो वृत्त है इसका व्यास पूछा है, तो हमें जैसे कि पता है कि जो व्यास होता है हमारा वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, यानी कि 2 इंटू R1 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू R1 का मान 25 यानी कि ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।